वो जब तक के साथ मैं हूं शुएब भट्टी। आज हम खोज लगाएंगे जुर्म की एक ऐसी कहानी का जिसने लाहौर के बासियों को बेबस कर दिया। ये कहानी है एक ऐसे जुर्म की जिसने कई शहरी इस फ्रॉड का शिकार हो गए। हम खोज लगाएंगे एक ऐसे गैंग का जिसका सरगना अपने आप को हसास इदारे का ऑफिसर जाहिर करता और ताजरों से करोड़ों रुपए का फ्रॉड करता था। इस फ्रॉड गैंग के पास निजी बैंक के डिपॉजिट स्लिप और चेक कहां से आए? आखिरकार ऐसा क्या किया पुलिस ने कि इन सब को गिरफ्तार कर लिया गया? इस गैंग के सरगना का नाम क्या था? क्या वो हसास इदारे का ऑफिसर बन के फ्रॉड करता था और वो हसास इदारे का ऑफिसर असल कौन था? हम इस पहलू पर भी आज खोज लगाएंगे। ये कहानी शुरू होती है थाना ग्वाल मंडी में दर्ज एक FIR सासरा शहरी वसीम अहमद ने बताया कि मुलजमान ने खुद को निजी कंपनी के नुमाइंदे के तौर पर मुतारिफ करवाया। उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए 39,23,040 रुपए मालियत का सामान ऑर्डर किया और जाली निजी बैंक के पे ऑर्डर पर डिपॉजिट स्लिप भेजी। मुतासरा ताजिर को मुतमिन करने के बाद मुलजमान ने ड्राइवर मोहम्मद कासिम नसीम के जरिए सामान उठवाया और बाद में गायब हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए दफा 420, 468 और 471 के तहत तहकीकात शुरू की। ये सिर्फ एक वाकया नहीं था बल्कि मुलजमान इस तरीका वारदात से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ताजरों को चकमा दे रहे थे। वकास रफीक उर्फ रईस हैकर और इसके साथी जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते। हर वारदात में नई सिम और नया मोबाइल फोन इस्तेमाल किया जाता। मुलजमान खुद को रिटायर्ड मेजर या बड़े अफसर के तौर पर जाहिर करते। ताजरों को व्हाट्सएप पर जाली रसीदें भेजते। जैसे ही सामान रवाना होता वो रास्ते से ही गायब कर दिया जाता और सामान को दीगर शहरों में बेच दिया जाता। तासरा शख्स ने कहा कि शिनाख्ती कार्ड की गुमशुदगी के बाद बार बार मुख्तलिफ थानों से तफ्तीश के लिए कॉल्स आई। मेजर असलम के नाम से एक शख्स ने 18,80,000 के 6 इन्वर्टर्स बुक करवाए। वकास और रफीक नामी मुलजमान ने ऑनलाइन फ्रॉड की बड़ी वारदात में भारी रकम मुतासरीन से हत्या ली। इस कहानी में नया मोड़ तब आया जब मेजर असलम का नाम सामने आया। आखिर मेजर असलम कौन था? क्या उसके शिनाख्ती कार्ड से ये गैंग फ्रॉड कर रहा था? जनवरी 2024 में मेरे बेटे की शादी थी, तो उस दौरान मैं काफ़ी बुकिंग वगैरह के सिलसिले में आ जा रहा था। तो शनाख्ती कार्ड कहीं रास्ते में गिर गया तो मैं काफ़ी परेशान था। मैं मुतलका थाना सब्ज़ाजार चला गया कि जी मुझे इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट बना दें ताकि मैं इसकी दोबारा से शनाख्ती कार्ड बनवा सकूँ। तो वहाँ पे जो TSI थे, जो ड्यूटी ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि जी आप अगर जस्ट शनाख्ती कार्ड गुम होता है तो उसकी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप नादरा ऑफिस चले जाएं, वहाँ पे वो अंडरटेकिंग लेते हैं और आपका शनाख्ती कार्ड दोबारा बन जाएगा। तो वो इधर जो है ना, अब ज़रूरत नहीं है आपको गुमशुदगी की। तो मैंने उसको फॉलो किया और मैं नादरा सेंटर टाउनशिप चला गया और जाके अपना शनाख्ती कार्ड बनवा लिया। 22 फरवरी 2024 को मुझे नया शनाख्ती कार्ड मिल गया। उसके 6 महीने के बाद तकरीबन कोई 27 अगस्त 2024 को मुझे एक कॉल मौसूल हुई थाना मॉडल टाउन से। सब इंस्पेक्टर मुख्तार साहब ने मुझे कॉल की कि जी आपके ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन आई हुई है, आपने कोई सोलर इन्वर्टर मंगवा लिए हैं 10। अच्छा, इस ID कार्ड आपका जो गुमशुदा हुआ जी जी, कितने अर्से बाद आपको कॉल आती है? 6 महीने के बाद। जी जी, थाना मॉडल टाउन लाहौर। तो वहाँ मैंने सब इंस्पेक्टर मुख्तार को बताया कि भाई मेरा तो कोई सोलर का लेन देन नहीं है, मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ और अगर आपको किसी ने अप्रोच की है तो मेरा उससे कोई तल्लक नहीं है। आप ऐसा करें, मुझे वो डॉक्यूमेंट वगैरह एप्लीकेशन दें ताकि मैं देखूँ सही कौन साहब हैं। इन द मीन टाइम मैंने CCPO साहब को एप्लीकेशन दे दी कि इसकी इंक्वायरी करवाई जाए। CCPO साहब ने SP मॉडल टाउन को इंक्वायरी मार्क कर दी। SP साहब ने हमें सुना, कंप्लेनेंट भी आया। कंप्लेनेंट से SP साहब ने पूछा कि जी आप कभी असलम कांजू मेजर से मिले हैं? उसने कहा जी वो हमारे ऑफिस में आता रहा, उसने हमें पे ऑर्डर भी दिए और उसका जो है ना वो इस्लामाबाद ऑफिस में भी, उनकी बेसिक हेड ऑफिस उनका इस्लामाबाद में है। लाहौर PIA रोड पे उनका सब ऑफिस है जहाँ पे ये सारी बुकिंग और क्रॉसपेंडेंस वगैरह होती रही। ये कितने मालियत का फ्रॉड था जो जिसमें आपको ये जी 21,20,000 के 10 इन्वर्टर उसने मंगवाए थे। तो जो कंप्लेनेंट से पूछा गया तो कंप्लेनेंट ने बता दिया कि जी ये तो वकील साहब को मैंने पहली दफ़ा देखा है, ये तो असलम कांजू नहीं है, वो इंटायरली डिफरेंट पर्सनालिटी थी, वो ऊंचा लंबा सा क्लीन शेव बंदा था, ये वो नहीं है। फिर SP साहब ने मेरा कार्ड देखा तो उन्होंने फिर उसको कंप्लेनेंट को बताया कि भाई आपके साथ फ्रॉड हो गया है, वो कोई बंदा असलम कांजू बन के फ्रॉड कर रहा है इनका गुमशुदा कार्ड यूज़ करके।
तो आप ऐसा करें, अपनी एप्लीकेशन चेंज करें, इसमें नामालूम शख्स के ख़िलाफ़ FIR करवाएं ताकि प्रोसीडिंग जो है ना, जो बंदा फ्रॉड करने वाला है उसके ख़िलाफ़ हो सके। तो मुझे SP साहब ने डायरेक्शन दी कि जी आप ऐसा करें कि अपने मुतलका थाने में FIR करवाएं अपने शनाख्ती कार्ड की बाबत, और अखबार में इश्तिहार भी दे दें। तो मैंने थाना सब्ज़ाज़ार में मुकदमा नंबर 3633/24 अंडर सेक्शन 420 दर्ज रजिस्टर करवाया, और साथ ही रोज़नामा ख़बरें में इश्तिहार भी दिया। तो उसके बाद फिर 2-4 दिन के बाद पता चला कि जी थाना नौलखा में भी वही वकूआ हो गया। आपको दोबारा बुला लिया? जी, थाना नौलखा वाले SI साहब ने मुझे कॉल की कि जी हाँ जी, कि जी आपके ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन आई हुई है। जबकि मैंने कहा जी किस किस्म की एप्लीकेशन? उन्होंने कहा जी वो कोई आपने सोलर लिए हैं तो उसने आपने जो चेक दिया है वो डिसऑनर हो गया। मैंने कहा भाई मैंने तो कोई सोलर नहीं लिए, मैंने कोई आपके नाम का देता था? नहीं जी नहीं, चेक जो पहले 2 इनिशियल स्टेज पे जो 2 वारदातें थी उसमें रहमान फार्मेसी का चेक था, रहमान फार्मेसी का। और जब SP मॉडल टाउन ने मुझे सुना तो उन्होंने कंप्लेनेंट को कहा कि इसकी एप्लीकेशन आप बनाएं, कारिंदा रहमान फार्मेसी नामालूम शख्स जो कि मेजर रिटायर्ड असलम खान कांजू बन के लोगों को लूट रहा है। तो वो उस एप्लीकेशन में से और उस FIR में से उन्होंने मुझे कलमजद कर दिया, डिलीट कर दिया। अब जब नौलखा वाली FIR हुई तो उसमें अभी मैं शामिल तफ्तीश हुआ, मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, अपनी बेगुनाही साबित की, और उसके बाद फिर उसमें SP साहब मैडम मिर्ज़ा करामत साहबा थी, उनके सुनने के बाद मुझे उसमें बेगुनाह करार दे दिया गया। इन द मीन टाइम इसके बाद सर फिर चल काम शुरू हो गया। हर पंजाब उसके बाद? जी, उसके बाद कभी मुझे सियालकोट से कॉल आ रही थी, कोई ज़की साहब हैं सब इंस्पेक्टर, उन्होंने कहा जी यहाँ पे सैयद फुरकान अब्बास साहब से 10 लाख रुपए की केबल मंगवा ली आपने। उनको मैंने सारी डॉक्यूमेंटेशन दी, अपनी बेगुनाही के सबूत दिए, वहाँ जाके अपने आप को बेगुनाह साबित किया। उसके बाद मुझे पिंडी से कॉल आई, उसके बाद मुझे इस्लामाबाद से कॉल आई, उसके बाद 3 दफ़ा मुझे मुल्तान से कॉल आई, एक दफ़ा चिलक थाना मुल्तान से, एक दफ़ा साइबर क्राइम मुल्तान से, फिर SP कैंट मुल्तान के पास में गया। इसी तरह 4 दफ़ा मुझे कराची जाना पड़ा, 4 मुख्तलिफ़ इंक्वायरियों में। कराची में भी इसी तरह उन्होंने 1 से 40 लाख का कोई लैपटॉप मंगवाए हुए थे, 1 से 40 लाख के 39 लाख समथिंग के हार्डवेयर का सामान मंगवा लिया हुआ था। तो इसी तरह मैं तकरीबन पिछले 1 साल से इतना ज़्यादा परेशान और अपसेट हूँ कि पूरे पाकिस्तान में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, अखराजात पे अखराजात किए जा रहे हैं और मुलज़म पकड़े नहीं जा रहे थे, पता नहीं चल रहा था। ये तो आपकी FIR ना आप उसमें किसी चीज़ में नामजद, आपके नाम से फ्रॉड हो रहा है और आपको हर थाने की पुलिस बुला रही है। जी, ये बदकिस्मती से यही हुआ कि जी वो चूँकि मेरा सुना है कि जी वो जो अभी अरेस्ट हुआ है मुलज़म, उसका जो है ना मेरा जो पिछला डाटा था, जो गुमशुदा शनाख्ती कार्ड है, उससे थोड़ा फेस स्ट्रक्चर जो है ना वो रिजम्बलेंस थी, तो शायद उस चीज़ का वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा था मुलज़म। कार्ड इस मुलज़म से बरामद हुआ? जी, तफ्तीशी साहब बता रहे हैं कि जी मैंने उससे शनाख्ती कार्ड रिकवर करवा लिया है जो कि वो यूज़ कर रहा था। तो मैं अभी मुझे मिला तो नहीं है, लेकिन वो तफ्तीशी साहब बता रहे हैं कि रिकवर करवा लिया। खुद वकील हैं जी। हम जानते हैं अच्छे तरीके से, क्या एक शहरी की इतनी सी नेग्लिजेंसी कि अपना ID कार्ड कहीं पे घुमा दे, उसको इतनी सज़ा मिल सकती है? आप तो खुद कानूनदान हैं, वकील हैं, क्या आम शहरी का क्या हाल होता है इसमें अगर उसके साथ किसी के साथ ऐसा होता है? ऐसा है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं लॉयर हूँ, प्रोफेशनल वकील हूँ, तो इतनी बड़ी परेशानी जो है ना वो मैंने फ़ेस की है। उसके बावजूद भी मैं टेंशन का शिकार रहा हूँ, मेंटली अजियत का शिकार रहा हूँ, माली अजियत का शिकार रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता किसी आम शख्स के साथ ये होता, आई थिंक वो शायद कोई 10-12 साल के लिए जेल ही भुगत रहा होता, अब तक वो कहीं बाहर नज़र ना आता। और जैसा कि मैंने मुख्तलिफ़ SPs के पास जाके पेश हुआ हूँ, SP कैंट मुल्तान, SP ग्रीन टाउन लाहौर, SP नौलखा लाहौर, SP मॉडल टाउन, तो वो SP साहबान ख़ुद सरप्राइज थे कि जी आप वकील हैं, प्रोफेशनल वकील हैं, तो आप इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, हम बड़ा आपको अप्रिशिएट करते हैं। एक आम बंदा जो है ना इसको ऐसे फेस नहीं कर सकता, जितने ज़्यादा मुकदमात हो रहे हैं और जितनी ज़्यादा मूवमेंट बनी हुई है और जितना आपको हैवी लॉसेस हो रहे हैं।
यानी कि एक जाली डॉक्यूमेंट के ऊपर इतना फ्रॉड और आपको उसकी इतनी सजा मिली। वज़ीर आला पंजाब से आप क्या अपील करते हैं? जी, मैं वज़ीर आला पंजाब से ये इल्तिजा करूँगा कि बराह करम हमारे सिस्टम को ऐसा अपग्रेड किया जाए, ख़ास तौर पे ये जो नादरा का और रजिस्ट्रेशन का मैटर है कि अगर कोई ऐसा मिसयूज़ हो तो वो फौरी तौर पे एलेबोरेट हो ताकि मज़ीद लोग सज़ा से बच सकें। हालांकि इसमें मैंने सारे जो मेयर्स थे वो कंप्लीट किए, मैंने अखबार इश्तिहार भी करवाए, मैंने अपनी FIR भी करवाई और जो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी फुलफ़िल की, लेकिन उसके बावजूद मुझे पूरा 1 साल अज़ियत भुगतना पड़ी। पाकिस्तान केबल डीलर का कहना था कि मुल्ज़िमान हर बार वारदात जुम्मे के दिन करते और पे ऑर्डर पर रकम जमा करवाते, जो सोमवार को पता लगता कि ये तो जाली है। जबकि दूसरा मुतासरा शख्स का कहना था कि 85 लाख मालियत का इलेक्ट्रॉनिक का सामान हमसे लेकर फ्रॉड किया गया और जिनसे लेकर हमने सामान दिया अब तक हम रकम अदा कर रहे हैं। हम पाकिस्तान केबल्स के एक्सक्लूसिव डीलर हैं लाहौर के, और हमें एक दिन इंक्वायरी आई थर्सडे को कि हमें ये इस साइज़ की केबल्स चाहिए और इसकी हमें प्राइसेस दी जाएं। ये ऑनलाइन आया था? ये हमें टेलीफोनिक कॉल आई थी। उसके मुताबिक फिर हमने प्राइसेस जो हैं इनको अपने क्लाइंट को सारी दी, और उन्होंने फिर हमें नेक्स्ट डे हमें फ्राइडे को कहा कि आप अपना अकाउंट नंबर हमसे शेयर करें तो हम आपके अकाउंट में पैसे जमा करा देते हैं। एज ए टोकन मनी? नहीं, 100% जो हमारी पेमेंट थी, जो हमारी इनवॉइस थी उसके मुताबिक। तो फ्राइडे वाले दिन उन्होंने हमें हमारे अकाउंट में जो थी पेमेंट डिपॉज़िट कराई, और उसके अगेंस्ट उन्होंने हमसे डिलीवरी ले ली। जो पेमेंट जमा कराई थी वो पे ऑर्डर फेक बना हुआ था। कस चेक होता है और उसमें 100% एश्योरेंस होती है कि ये आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने जो क्लाइंट था ये हमारा, उसको हमने ये सारी डिलीवरी दे दी। आगे सैटरडे और संडे छुट्टी आ गई थी। मंडे वाले दिन हमें पता चलता है कि जी जो बैंक में पे ऑर्डर जमा ही नहीं हुआ, उसकी जगह जो है एक चेक दिया गया है फेक, जो कि इनसफिशेंट फ़ंड्स की वजह से डॉर्मेंट अकाउंट था, और वो चेक जो है वो हमें रिटर्न हो गया। अब इसी इस्लाम में क्योंकि हम अपने कस्टमर को डिलीवरी दे चुके हुए थे और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था, तो हमने फिर कानून की मदद ली और हमारे जो एरिए में ये पुलिस स्टेशन गोल मंडी में हमने कंप्लेंट की, FIR करवाई, और फिर हमारी ये रिकवरी हुई। ये बताइएगा कि आपके कारोबार का तरीक़ाकार ऐसे ही है कि आप फ्रॉड जैसे शख्स ने किया आपके साथ, क्या ऐसे ही कारोबार किया जाता है कि लोग आपको एक बेचते हैं, फ़ोन पे डिलीवरी देते हैं या फ़ोन पे? टेलीफोनिकली बिज़नेस होते हैं और लोग मोस्टली जो होता है उसमें ऐसा कोई इशू नहीं होता, जेन्युइन लोगों के साथ ही काम हो रहा होता है। अब इस तरह की जो एक्टिविटी है ये फ़र्स्ट टाइम हुई है, सामने आई है, क्योंकि ये था भी पे ऑर्डर और उसमें इतना नहीं होता कि मतलब इसमें फ़ेक होगा, ये क्या 1% चांस होता है कि इस तरह की भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। 24/6 ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 6 ਇਨਵਰਟਰ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ 6 ਇਨਵਰਟਰ ਤਕਰੀਬਨ 18,80,000 ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ 6 ਇਨਵਰਟਰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਲਿੱਤਾ, ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚੈੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੈੱਕ 2 ਨੰਬਰ ਫੇਕ ਸੀ। ਉਹ ਆਸਫ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ FIR ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ FIR ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਆਸਫ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਕਾਂਜੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਮਤਲਬ 4 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਰੀਬ ਆਦਮੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰਪਲੈਕਸ ਇਹ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ नहीं हुई। ਅਸੀਂ वज़ीर आज़म ਨੂੰ चाहते हैं कि सारी रिकवरी। अच्छा ये बताइए कि ये कैसे इस शख्स ने आपके साथ भी फ्रॉड का तरीकाकार क्या सेम तरीकाकार है।
पहले उसने हमें 3-4 दफ़ा फ़ोन किया, हमने उसको रेट दिए, फिर उसने फ़ोन किया, फिर रेट दिए, फिर उसने क्या कि ये मेरा माल मैं बैंक के पैसे भेज रहा, पैसे भेजे वो सुबह सानू मोबाइल ते ऐप आ गई, जुम्मे का दिन सी, असीं उन्हें माल भेजता डैबो तो जो माल गया उस उन्हें रिसीव कर लिया, उनकी फोटोस वगैरह सारी साढ़े को है, उनकी तस्वीर हर चीज़ लेना देना, वो बंदा गोआल मंडी थाने फड़िया गया हूँ। मुलजम की आपने शनाख्त की, हाँ यही जी, मुलजम शनाख्त की है? यही क्या नाम है इसका पूरा? इसका नाम है रफ़ीक, क्या नाम इसका रफ़ीक, वकास रफ़ीक। यानी कि जो मेजर असलम के नाम से फ्रॉड करता था उसका असल नाम वकास रफ़ीक है। रफ़ीक है। और आपने मेजर असलम के ख़िलाफ़ कार्रवाई की और उस शख्स को जो जिसके साथ और जिसका शनाख्ती कार्ड गुम हुआ था उस पर आपने FIR करवा दी हाँ जी। और उसको बाद बेगुनाह किया, जी, जी। लेकिन अब मरकज़ी मुलजम आपका अरेस्ट हुआ है। अरेस्ट हुआ तो ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਬਤੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ यार ਸਾਡਾ रिकवरी। ये हमारे साथ भी सेम टू सेम ही है ये सारा। इसने असलम कांजू बन के हमें कॉल की है और हमें बताया कि मेरा रहीम जार खान में एक प्रोजेक्ट चला हुआ है, उसके लिए मुझे कुछ ब्रेकर वगैरह चाहिए, तो उसकी हमें इंक्वायरी भेजी गई है। कोटेशन भेजी गई? नहीं, पहले इंक्वायरी होती है, उसके अच्छा। बाद कोटेशन फिर हम लोग कोटेशन भेजते होती है। हैं। अच्छा। इन्होंने इंक्वायरी हमें भेजी है, हमने वो इंक्वायरी देखी है, जो चीज़ जो सामान हमारे पास था उसकी हमने एक उसको कोटेशन बना के दी है। कोटेशन में मेंशन होता है कि इसका ये रेट है, ये ब्रांड है, ये नेम है इसका, वो सारा हमने प्रॉपर कोटेशन बना के हमने सेंड की है इनको व्हाट्सएप पे ही। तो उसमें रेट वगैरह भी लगे हुए थे। तो फिर इसने हमें जो है ना कहा कि ठीक है जी, अब मुझे ये सामान चाहिए रहीम जार खान में। तो हमने कहा कि ठीक है, हम भेज देते हैं, आप हमें पैसे भेजें। तो इन्होंने हमें पे ऑर्डर भेजा है 85 लाख रुपए का। आपका सामान 85 लाख का था? मेरे टोटल अमाउंट जो है वो 85 लाख का सामान था और फेक पे ऑर्डर इन्होंने हमें भेजा है जुम्मे वाले दिन बैंक टाइम के बाद। तो उसको हम वेरिफिकेशन भी नहीं करवा सकते थे कि 1 नंबर है, 2 नंबर है, जैली है, असली है, कुछ भी नहीं। उसके बाद जब इसने हमें फेक पे ऑर्डर दिया है तो इसने उसके बाद हमें ना फ़ोन करना शुरू कर दिया कि जल्दी जल्दी जितनी जल्दी होता है सामान भेजो, मेरा काम रुक गया है, मेरी साइड रुकी हुई है। आपने कहा नहीं कि अभी तक पैसे क्लियर नहीं, हम कैसे नहीं, भेज वो सकते हैं? उन्होंने हमें पे ऑर्डर भेज दिया, साथ में बैंक की स्लिप भी भेज दी, हमसे अकाउंट नंबर भी ले लिया कि मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, आप लाहौर में, मैं बाई हैंड आपको पे ऑर्डर नहीं दे सकता, लिहाजा आप हमें अपना अकाउंट नंबर दे दें, मैं आपके अकाउंट में पे ऑर्डर जमा करवा देता हूँ। जो कि हमने अकाउंट नंबर दे दिया, उन्होंने वो पे ऑर्डर जमा करवा दिया और उसकी स्लिप जो है वो भी हमें व्हाट्सएप कर दी। हम मुतमिन हो गए कि हमें पैसे जो है ना हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। उसके बाद ये इसने हमें काफ़ी ज़ोर दिया इसने कि जी जल्दी, जितनी जल्दी होता है सामान भेजो। हमने वो इधर उधर से इकट्ठा करके जो हमारे पास था, क्योंकि हम भी सामान आगे से परचेज़ करके तो फिर आगे पार्टी को देते हैं, हमने वो सारा सामान को 70 लाख रुपए का हमने बाज़ार से परचेज़ किया, जो कि अभी तक हम उसकी पेमेंट अदा कर रहे हैं जिनसे हमने लिया। तो बकाया कुछ हमारे पास जो पड़ा हुआ था वो हमने अपने ऑफिस से दे दिया। वो सारा ऐसे हमने करके वो सारा सामान हमने थ्रू डेवो हमने रहीम जार खान में भेज दिया। मंडे वाले दिन जब हमने अपने बैंक से पूछा तो हमारे बैंक में कुछ भी नहीं था। उन्होंने बोला कि ये फेक है, 2 नंबर है, आपके अकाउंट में इस नाम का कोई पे ऑर्डर जमा नहीं हुआ और कोई पैसा नहीं आया। पुलिस ने इस गैंग को ट्रेस करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस का सहारा लिया। डीएजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर सैयद ज़िशान रजा की खसूसी टास्क पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना ग्वाल मंडी नईम शहजाद और इनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 39,23,040 रुपए मालियत के इलेक्ट्रिकल केबल्स और कार, जिसकी मालियत 40 लाख रुपए है, बरामद की गई। इसके साथ साथ जाली बैंक दस्तावेजात, डिपॉजिट स्लिप्स, निजी कंपनी के जाली अथॉरिटी लेटर्स और चेक्स भी मिले, जिनकी
की मजमूई मालियत तकरीबन 80 लाख रुपए बनती है। जांच इन्वेस्टिगेशन थाना ग्वाल मंडी नईम शहजाद का कहना था कि मुल्ज़िमान 17 वारदातों में लोकल थानों और 18 वारदातों में FIA में मतलूब थे। जो मशहूर ताजर हैं, बड़े बड़े कारोबार करने वाले, ये उनको ट्रेस आउट करके तो फिर उनके नंबर्स वगैरह लेके उनको मेजर असलम बनकर या मेजर जैन, मेजर अली आर्मी के ओहदे इस्तेमाल करके, उनके नाम इस्तेमाल करके बताता था कि मैं किसी बड़ी कंपनी का CEO हूँ। तो उसके बाद ये उनको परचेज़ ऑर्डर भेज देता था। कोटेशन लेने के बाद परचेज़ ऑर्डर भेजता था। परचेज़ ऑर्डर के बाद ओके करके उनसे बिल मंगवाता था। बिल के मुताबिक फिर एक पे ऑर्डर बना के उनको व्हाट्सएप पे सेंड कर देता था कि जनाब आपकी जो पेमेंट है वो मैंने पे ऑर्डर में बनवा दी है। अब चूँकि मैं इस्लामाबाद हूँ, आप लाहौर में हैं, मैं आपको पे ऑर्डर बाई हैंड तो दे नहीं सकता, वो मैं आपके अकाउंट में जमा करवा देता हूँ। फिर उस पे ऑर्डर को उसने उनके अकाउंट में जमा करवाने की बाबत एक जाली डिपॉजिट स्लिप भी उनको भिजवा देनी। मज़ीद मुतमईन करने के लिए उसके पास फ़ेक चेक पुरानी कंपनियों के 10-10 साल से जो बंद हो चुकी हैं वो पड़े हुए हैं। उन चेक्स को यूज़ करते हुए एक चेक जाके बैंक में उसने जमा करवा देना है। तो जो एग्रीव्ड पर्सन है उसको मैसेज आ जाना है कि आपके अकाउंट में एक इंस्ट्रूमेंट इतनी मालियत का जमा हो गया है। वो मुतमईन हो जाता था कि ठीक है भाई, पे ऑर्डर तो डिसऑनर ही नहीं होता, वो तो रकम ही है। तो इस बाबत वो बंदा जो है वो अपना इसको भिजवा देता था माल, और माल भी वो उस इन ड्राइव करवा ली या कोई और राइड बुक करवाई ऑनलाइन, और उसके ज़रिए वो माल जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। नहीं सर, 21 किस्म का माल था, यानी कि ये ताजर काम क्या कारोबार ऐसे ही करते हैं कि ऑनलाइन लोगों के ऑर्डर्स आते हैं और उसको रिसीव करते हैं और ऐसे ही बगैर वेरिफिकेशन के उनको माल भिजवा देते हैं? यस, इसमें यह है कि आम तौर पे जो बड़े ताजर हैं आजकल इनकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये करते हैं, इस तरह बिज़नेस हो रहा है। लेकिन ये बहुत शातिर मुलज़म था। ये जुमे वाले दिन ये वारदात करता है ताकि बैंक में डिपॉजिट करवाऊं और ये बंदा वेरीफाई ना कर सके। जुमे वाले दिन हाफ डे होता है, आगे संडे सैटरडे 2 दिन छुट्टी होती है, और इस तरह पे ऑर्डर पे वो बंदा मुतमईन हो जाता है। उसको बैंक का मैसेज भी आ चुका होता है और वो ये समझता है कि भाई मेरी पेमेंट तो हो गई है। तो इस तरह लोग धोखे में आ जाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा नईम साहब, ये कैसे ताजर थे? कपड़े का कारोबार था, केबल का कारोबार था, या कौन सा कारोबार था जिसपे जिन लोगों को ये ट्रैप करता था? हमारे पास जो इसकी वारदातें ट्रेस हुई हैं वो तकरीबन 17 हैं जो लोकल पुलिस के पास दर्ज हैं। तकरीबन 18 केसेस जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं FIA के पास, NCCIA के पास। तो इनमें ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के मुतल्लिक़ा चीज़ें हैं। किसी से इसने लैपटॉप्स मंगवाए हैं, किसी से सोलर इन्वर्टर मंगवाए हैं, किसी से ब्रेकर मंगवाए हैं, किसी से तार मंगवाई है, किसी से इलेक्ट्रिकल पैनल मंगवाए हैं। इस तरह की चीज़ें ये मंगवाता था। जो थाना ग्वाल मंडी के अंदर केस दर्ज हुआ उसकी कितनी मालियत थी उस फ्रॉड की, और टोटल मजमूई क्या तादाद है, कितने अभी तक मुतासरीन सामने आ गए हैं? यस, जो हमारे पास केस दर्ज हुआ है ये वसीम अहमद जान इसके मुद्दई हैं। इनसे उसने पाकिस्तान केबल्स की 40 लाख मालियत की केबल जो है वो मंगवाई थी। तो जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुलज़म को गिरफ़्तार करने के बाद 100% रिकवरी जो है वो उसको करवा दी है। और दीगर ऐसे कितने मुतासरीन हैं जो इसके बाद आपके पास हैं? हमारे पास तकरीबन इस वक्त तक 10 से ज़ायद मुतासरीन आ चुके हैं जिन्होंने आके बताया कि हमारे साथ भी इन लोगों ने ये वारदात की हुई है। वो हमारे पास सारे के सारे इंकशाफात मौजूद हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं, मिसल पे हैं। हमने उनके मुतल्लिक़ा IOs को बता दिया है, मुलज़मान जो है उनको जुडिशल करवा दिया है, और जो मुलज़मान हैं इनको अब वो मुतल्लिक़ा थाना जात वाले अपने अपने केसेस में तलब करवाएंगे और इसकी फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन और रिकवरी करेंगे। जो दीगर मुतासरीन हैं नईम साहब, क्या उनका भी फ्रॉड सेम इसी तर्ज पर उनके साथ किया गया, और उनसे भी कैसे ऑनलाइन फ्रॉड किया जाता था? तकरीबन इसी तरह इसी पैटर्न पे सबके साथ वारदात हुई है, और ज़्यादातर वारदातों में मेजर असलम ख़ान नाम यूज़ किया गया है, जो कि मेजर असलम ख़ान जिस बंदे को वो बनाया हुआ था, जिसका ID कार्ड यूज़ कर रहा था, उसको भी हमने होल्ड किया। उसको भी हमने तफ्तीश के दौरान बुलाया तो पता चला कि मेजर असलम नाम के तकरीबन 4 जो है ना वो FIRs हमारे सामने आई। तो उन्होंने बताया कि मैं तो कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, लाहौर के काफ़ी केसेस में अपनी पेशियाँ भुगत चुका हूँ और अपनी बेगनाई जो है वो बयान कर चुका हूँ। मेजर असलम है कौन? मेजर असलम कोई भी नहीं है। असलम ख़ान कांजू एक एडवोकेट है, उनका ID कार्ड गुम हुआ था, और वो गुमशुदा ID कार्ड जो है उसको वो बंदा आज तक मुलज़म जो है वो यूज़ कर रहा था,
और वो असलम खान कांजू के एडवोकेट हैं और वो इस केस में बहुत ज़्यादा ख्वार हो चुके हैं। यानी कि गुनाह करता था ये मुलजिम और मेजर असलम के नाम से, और वो जिनका आईडी कार्ड इसमें गुमा हुआ था वो शख्स हर जगह पे तलब किया जा रहा था। Yes. क्या ऐसा मुमकिन है कि आईडी कार्ड की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, और क्या मकामी पुलिस को ऐसी इतला नहीं दी थी? जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद क्या हमारी लाहौर पुलिस के पास ऐसे कोई मैकेनिज्म नहीं है? इसमें यह है कि असलम खान ने अपना नया आईडी कार्ड भी डुप्लीकेट बनवा लिया हुआ है। असलम खान ने FIR भी दर्ज करवाई हुई है। असलम खान ने उसको नादरा को भी रिपोर्ट की हुई है कि मेरा ये आईडी कार्ड गुम हो गया है। अब वो एक गुमशुदा कार्ड को यूज़ कर रहा है। अब जब यूज़ हो रहा है वो किसी सरकारी दफ्तर में तो लेके नहीं जाता, वो तो सिर्फ उस हद तक यूज़ करता है कि जिसको उसने फंसाना होता है, मुतासरा शख्स को वो शनाख्ती कार्ड भेजता है और उस नंबर के जाली पे ऑर्डर डिपॉजिट स्लिप्स भेजता है। तो इस तरह तो पता नहीं चल सकता कि ये गुमशुदा मिला हुआ है। लेकिन एक आईडी कार्ड की मियार होती है 5 साल 7 साल, इस आईडी कार्ड की मियार कितनी थी और कब तक इसने फ्रॉड करना था, और मुलजिम से क्या वो पे ऑर्डर्स और बाकी दीगर चेक्स आपने बरामद किए? जी, इससे जो आईडी कार्ड की मियाद है वो तकरीबन अभी 2 साल बाकी है। उन्होंने उस वक्त अभी फ्रेश ही बनवाया था जब इनका गुम हो गया था। इसके अलावा उससे काफ़ी जो चेक हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के खाली चेक वो भी रिकवर हुए हैं, डिपॉजिट स्लिप्स भी रिकवर हुई हैं, मुख्तलिफ़ कंपनियों के लेटर हेड भी रिकवर हुए हैं। तो इस तरह जो वो फ्रॉड में जो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करता था वो तमाम हमने रिकवर कर लिए हैं। अच्छा नईम साहब, जदीद टेक्नोलॉजी है, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास भी बेहतर किस्म के गैजेट्स हैं जिससे फ़ौरी तौर पर मुलजमान को भी ट्रेस किया जाता है, मोबाइल सिम से भी। क्या ये शख्स एक ही सिम से फ्रॉड करता था और एक ही सिम से लोगों को फ़ोन करता था, या एक दीगर सिमें थी और दीगर सिमें थी तो कैसे रसाई है आम बंदे की वो सिम लेने तक? इसमें ये है, मैं आपको इस मुलज़िम की गिरफ़्तारी का जो टोटल सीन है वो बता देता हूँ। जो ही FIR दर्ज हुई, हमारे जनाब DIG साहब इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा साहब ने ये टास्क इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंपा और इन्वेस्टिगेशन टीम ने SP साहब सिटी डिवीज़न फ़रत अब्बास साहब की सुपरविजन में इस पे इंतहाई स्ट्रगल की है। स्ट्रगल ये है कि इसमें जिन बंदों के नाम यूज़ हुए वो बंदे भी सामने आ गए, असलम, मेजर असलम, और जो इन ड्राइव का ड्राइवर था, राइडर था कासम खान, उनका कोई कसूर नहीं निकला। उसके बाद मेजर असलम ने बताया कि मैं तो इस तरह के काफ़ी केसेस भुगत चुका हूँ। वो तमाम FIRs हमने देखी, हर FIR में सेपरेट मोबाइल यूज़ हुआ है और हर FIR में यूज़ होने वाला जो मोबाइल फ़ोन सेट है वो भी सेपरेट है। इसका मतलब ये निकला कि वो मुलज़म एक वारदात के लिए एक सिम और एक सेट यूज़ करने के बाद उसको ख़त्म कर देता था। तो उसके बाद उसको हमने चेक किया, CCTV फुटेज उसकी चेक की इस्लामाबाद में, जहाँ पे उसने जाली चेक जमा करवाया बैंक में, तो उसने N95 मास्क लगाया हुआ था। तकरीबन उसने अपनी तमाम जो शनाख्तें हैं वो ख़त्म की हुई थी। इसके बाद हमारे पास एक CCTV फुटेज का एक था रास्ता के इस ज़रिए से इसको ट्रेस आउट किया जाए। जहाँ पे उसने माल अनलोड करवाया वो रास्ता था रोड के ऊपर, वो मंजिल मकसूद पे तो पहुँचा ही नहीं। उसने सराय आलमगीर के पास एक लोडर रक्शे पे माल शिफ्ट करवा लिया, और लोडर रक्शे को आपको पता है उसको कोई किसी किस्म के नंबर्स नहीं लगे हुए। और हमने देखा जाके लोडर रिक्शा पे जहाँ पे माल जो है वो शिफ्ट हुआ है उसके करबो जवार में कहीं कोई कैमरा नहीं। उससे काफ़ी आगे जाके एक टोल प्लाजा है, वहाँ पे हमने तकरीबन 6 घंटे तक CCTV फुटेज देखी है। वहाँ से हमें लोडर रिक्शा गुजरता हुआ ही नज़र नहीं आया। तो जब ये मुलज़म पकड़ा गया तो उसने बताया कि मैंने तो लोडर रिक्शा खेतों में उतार लिया था और एक अलहदा APV वैन मंगवा के तो सारे का सारा माल उसमें शिफ्ट कर लिया था। मुझे पता था कि पुलिस जो है वो कैमरों में लोडर रिक्शा ही ढूंढती रहेगी, APV को तो उन्होंने देखना भी नहीं है। ये इस तरह की शातरबाजियाँ करता था। ये मुलज़म जो है इसने MBA किया हुआ है लम्स से, और ये IT का इंतहाई एक्सपर्ट आदमी है। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे DIG साहब ने हम पे बहुत शफ़क़त की, उन्होंने हमें हर तरह से फैसिलिटेट किया। और इसमें मैं ये खुशी से कह सकता हूँ कि इस केस में हमें 4 बार इस्लामाबाद जाना पड़ा, 4 बार हमें जेलम सराय आलमगीर के विज़िट करने पड़े, कैमरा जात देखने पड़े, और इसमें मुद्दई से कोई एक पाई भी नहीं ली गई। मुद्दई से हमने रेंट भी नहीं लिया, मुद्दई की गाड़ी भी यूज़ नहीं की गई,
मुद्दई को किसी किस्म की कोई फटीक नहीं डाली गई, जबकि हमारे महकमे में हमारे अफसरान ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूल भी प्रोवाइड किया, गाड़ी भी प्रोवाइड की, और जितनी फैसिलिटीज़ जो एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में दी जा सकती थी वो दी। लेकिन यहाँ पे एक रास्ता बंद हो गया, व्हाट्सएप डाटा नहीं मिल रहा था, क्योंकि इस मुलज़म ने जितनी भी कॉल्स की थी वो तमाम की तमाम थ्रू व्हाट्सएप की थी। तो व्हाट्सएप डाटा ना मिलने की वजह से तमाम रास्ते ब्लॉक थे। उसके बाद फिर हमने एडवांस टेक्नोलॉजी जो हमारी एक्सेस में थी वो ह्यूमन रिसोर्सेज और प्रोफेशनल स्किल्स को यूज़ करते हुए इस शख्स की वाइफ का पता लगवाया। अच्छा नईम साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि जो मोबाइल सिम है उसका मिसयूज़ कैसे होता है और आम शहरी को कैसे ये मोबाइल सिम मिलती है, और इस केस के अंदर, इस स्पेसिफिक केस के अंदर भी मुलजिम कैसे मोबाइल सिम लेता था? यस, इसमें यह है कि जो मुलजिम है इसने कोई भी सिम अपने नाम की यूज़ नहीं की, इसके पास मुख्तलिफ लोगों के नामों की सिमें हैं। वो कैसे आती हैं, कहाँ से आती हैं, इसकी हमने इन्वेस्टिगेशन की है। ये जो आम तौर पे सिम बेचने वाले हैं इनमें से बहुत ज़्यादा लोग नौसरबाज हैं। जब कोई बुज़ुर्ग शहरी या अनपढ़ आदमी, सादा लो शख्स सिम लेने के लिए उनके पास जाता है तो वो उससे फिंगरप्रिंट लगवाते हैं सिम निकालने के लिए। फिर उसको कहते हैं यार तुम्हारा फिंगरप्रिंट सही नहीं लगा, ज़रा दोबारा एक बार फिर फिंगरप्रिंट लगा दो। इस तरह उससे 2 बार फिंगरप्रिंट लगवा कर 2 सिमें निकाल लेते हैं। एक वो अपने ग्राहक को दे देते हैं और एक अपने पास सेव कर लेते हैं। और इस तरह के जो नौसरबाज हैं उनसे ये 10,000, 15,000, 20,000 तक की भी वो फेक सिम ले लेते हैं और केसेस की जद में वही मासूम शहरी आ जाते हैं। तो इसमें मैं शहरियों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो कोशिश करें कि किसी रीज़नेबल बंदे से सिम ख़रीदें या फ्रेंचाइज से प्रायोरिटी के साथ सिम्स लें। ये राह चलते लोगों के से सिम ना लें और ना ही फ्री सिम लेने के लालच में आए। इस तरह के जो लालच है ना, ये गांव-गांव फिरते हैं जी फ्री सिम ले लें, और वो लोगों की नाम की जो फेक सिम है वो निकाल के अपने पास सेव कर लेते हैं और उनको यूज़ करते हैं। खोजब के मुताबिक मुलजमान ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे थे जिसके ज़रिए शहरियों से करोड़ों रुपए हत्याए गए। ऑनलाइन फ्रॉड एक ऐसा फ्रॉड है जिसको नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी करती है, लेकिन लाहौर पुलिस ने इन मुलजमान को गिरफ्तार करके अपनी एक प्रोग्रेस शो की है। लेकिन मुलजमान के खिलाफ सैकड़ों ऐसे मुकदमात हैं जिनकी तफ्तीश अभी बाकी है। शहरियों की आला हुकाम से ये अपील है कि इन मुलजमान की जानिब से हत्याई गई इनकी करोड़ों रुपए की रकम इन्हें वापस दिलवाई जाए। शोएब भट्टी और खोजब तक टीम को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नई खोज के साथ।